गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है टेक ओवर। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक या तो मर्जर एंड अमलगमेशन है और या फिर टेक ओवर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम बात करें टेक ओवर के बारे में तो टेक ओवर जो चीज होती है इसमें मोस्टली इंपॉर्टेंटली 3 लोग होते हैं। सबसे पहले एक इंसान या फिर कोई एक पर्टिकुलर कंपनी प्लस एक और इंसान या फिर कोई एक पर्टिकुलर कंपनी और एक बड़ी सारी सपनों की दुनिया या सपनों की कंपनी। बराबर। ये जो इंसान है या ये जो कंपनी है, इस पर्टिकुलर कंपनी को आप कहते हैं एक्वायरर। क्या कहते हैं? एक्वायरर। या फिर कुछ कुछ बुक्स में आपको दिखाई देगा कि इस एक्वायरर को कहा गया है रेडर। क्या कहा गया है? रेडर। बराबर है। दूसरी तरफ ये एक और इंसान है या एक और कंपनी है जिसे आप नाम देते हैं पैक। दैट इज व्हाट? पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट। बराबर है। आप दोनों लोग या फिर दोनों में से कोई भी एक बंदा सामने वाली कंपनी जिसे हम नाम देते हैं टारगेट कंपनी। विच कंपनी? टारगेट कंपनी। बराबर है। तो टेक ओवर का मतलब होता है कि अगर एक्वायरर इधर हिमसेल्फ और थ्रू पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट सामने वाली टारगेट कंपनी को एक्वायर करने की बात करता है। क्या करने की बात करता है? एक्वायर करने की बात करता है। अगर एक्वायरर या फिर पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट सामने वाली टारगेट कंपनी को एक्वायर करने की कोशिश करता है, इधर बाय एक्वायरिंग वोटिंग राइट्स इन द टारगेट कंपनी। विच राइट्स? वोटिंग राइट्स। यहां एक बात आप ध्यान देंगे कि यहां पे आप सिली मिस्टेक्स करते हैं। अब वो मिस्टेक क्या होगी? बच्चे एग्जाम में लिख के आते हैं शेयर्स। क्या लिख के आते हैं? शेयर्स। सर हम यहां पे हर एक शेयर की बात नहीं कर रहे, हम यहां पे बात कर रहे हैं वो वाले शेयर्स की जिसमें कि वोटिंग राइट्स जो हैं वो आपके अटैच्ड है। अगर कोई शेयर्स होंगे जिसमें वोटिंग राइट अटैच नहीं है तो वैसे शेयर्स को आप यहां पे काउंट नहीं करेंगे। गेटिंग द पॉइंट? डन। तो सबसे पहली बात, अगर आप सामने वाली कंपनी में एक्वायर करते हैं वोटिंग राइट्स को या फिर आप एक्वायर करते हैं कंट्रोल इन मैनेजमेंट ऑफ द टारगेट कंपनी, सामने वाली जो टारगेट कंपनी है उसके मैनेजमेंट को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो भी आप सामने वाली कंपनी को टेक ओवर कर सकते हैं। क्लियर है? नाउ द पॉइंट इज, जो आपका टेक ओवर होता है या तो ये आपका रहेगा डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब क्या है? ये सिंपल सी बात है। वोटिंग राइट्स को आपने एक्वायर कर लिया। वोटिंग राइट्स का मतलब क्या होता है? ओनरशिप ऑफ द कंपनी। जिस बंदे के पास में कंपनी में वोटिंग करने का राइट होता है वही बंदा एक्चुअल में ओनर होता है। अगर आपने उस कंपनी के वोटिंग राइट्स को एक्वायर कर लिया मतलब कि डायरेक्टली आपने सामने वाली कंपनी को एक्वायर कर लिया या फिर टेक ओवर कर लिया। क्लियर है? या फिर आप ये काम कर सकते हैं इनडायरेक्टली। कैसे? इनडायरेक्टली। वो कैसे? सर आपने कंट्रोल एक्वायर किया है मैनेजमेंट में, सामने वाली कंपनी के मैनेजमेंट में आपने कंट्रोल एक्वायर कर लिया। तो सर अगर डायरेक्टली देखा जाए तो वोटिंग राइट्स आपके पास में नहीं है, लेकिन अगर सामने वाली कंपनी का मैनेजमेंट आपके इशारों पे काम करता है तो कहना है से कि सामने वाली कंपनी आपकी कंपनी है, आपने सामने वाली कंपनी को टेक ओवर कर लिया। बराबर है? तो अगर मैं ये सारी चीजों को एक साथ सम अप करूं तो मैं कह सकता हूं कि टेक ओवर यानी कि एक्विजिशन करने का मतलब होता है कि जब एक्वायरर खुद से या फिर थ्रू पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट एक्वायर करता है वोटिंग राइट्स, शेयर्स नहीं है, वोटिंग राइट्स इन द टारगेट कंपनी और कंट्रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ द टारगेट कंपनी, इधर डायरेक्टली by acquiring the voting rights of the company or indirectly by participating into the management of the target company shall be called as takeover or acquisition. Is this point clear?
अगर मैं कंपनीज एक्ट के प्रोविजन की बात करूं तो कंपनीज एक्ट 1956 में आपका सेक्शन नंबर 395 जो है, सेक्शन नंबर 395, ये डील करता है विद टेक ओवर। तो कुछ लोगों का कहना होता है या कुछ लोग एग्जाम में लिख के आते हैं कि सर टेक ओवर का मतलब होता है ये एज पर सेक्शन 395 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। फिर एग्जाम से आने के बाद में कहते हैं सर हमारा तो पेपर बहुत ही अच्छा गया, क्वेश्चन पूछा गया था और आपने जैसे बताया था वर्ड टू वर्ड हम वैसे का वैसे लिख के आ गए, बराबर। लेकिन ये भूल गए कि जिस पर्टिकुलर डेफिनेशन की आपने यहां बात की है, सेक्शन 395 वो डेफिनेशन बताता ही नहीं है, बराबर। सेक्शन 395 इज अबाउट द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द डिसेंटिएंट शेयर होल्डर्स इन अ पर्टिकुलर टेक ओवर। टेक ओवर की ऑफिशियल डेफिनेशन कहीं पे भी दी हुई नहीं है कंपनीज एक्ट में, सिर्फ जनरल टर्म्स में बताया गया है कि टेक ओवर का मतलब क्या होता है, बराबर है। लेकिन अगर आप सेक्शन 395 की बात करेंगे तो उसमें कहा गया है कि आप प्रोसेस क्या फॉलो करेंगे अगर आपने सामने वाली कंपनी का टेक ओवर करना है तो। क्लियर है, डिटेल में आगे देखेंगे अपन। नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर मैं टेक ओवर के टाइप्स की बात करूं कि टेक ओवर आपका जो है वो कितने टाइप का होता है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो टेक ओवर आपका होता है 3 टाइप का। कितने टाइप्स का? 3 टाइप का। सबसे पहला जिसे आप कहते हैं फ्रेंडली टेक ओवर, दोस्ताना टेक ओवर, मिलजुल के टेक ओवर करना। टारगेट कंपनी और हमारी कंपनी, दोनों कंपनीज का मैनेजमेंट आपस में एग्री करता है कि चलो ठीक है भैया, ये पर्टिकुलर टर्म्स पे, ये पर्टिकुलर कंडीशंस के हिसाब से हम अपनी कंपनी आपको सौंपते हैं। मान गया सामने वाली कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो आपकी बात को एग्री कर रहा है, फ्रेंडली सारा काम हो गया, कोई झगड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई स्ट्रेटजीज आपको वहां पे बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई प्लॉटिंग करने की आपको जरूरत नहीं पड़ी। ऐसी चीज को आप क्या कहेंगे? फ्रेंडली टेक ओवर। अगर आप लिटरल वर्ड्स में बात करना चाहें तो मैं कह सकता हूं कि अगर टेक ओवर इज विथ कंसेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ टारगेट कंपनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में लिखते टाइम पे आपको यह पॉइंट एम्फसाइज करना पड़ेगा कि आप सामने वाली टारगेट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से प्यार मोहब्बत से जाके बात किए, सामने वाले को टर्म्स एंड कंडीशंस आपने बताए, उन्होंने आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री किया, उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस आपके सामने रखा, आपने वो टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री किया और दोनों कंपनीज यानी कि आपकी कंपनी ने उस कंपनी को एक्वायर कर लिया। फ्रेंडली टेक ओवर, सब चीजें एकदम आराम से प्यार मोहब्बत से हो गई, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, उसे आप क्या कहेंगे? फ्रेंडली टेक ओवर। व्हेन द टेक ओवर इज विद द कंसेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द टारगेट कंपनी इज कॉल्ड एज व्हाट? फ्रेंडली टेक ओवर। एंड द सेकंड वन इज हॉस्टाइल टेक ओवर। विच टेक ओवर? हॉस्टाइल टेक ओवर। हमें पता है सामने वाली कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो कभी भी एग्री करने वाले नहीं है कि भाई साहब आप हमारी कंपनी को आके लेके चले जाओ, बराबर है। ऐसे केस में हम कंफर्म है कि भाई साहब बोर्ड अगर मानने वाला नहीं है तो उससे बात करके कोई मतलब नहीं आता है, बराबर। यहां पे आप अगर सामने वाली कंपनी को टेक ओवर करने की बात करते हैं, द टेक ओवर इज विदाउट द कंसेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द टारगेट कंपनी। इट इज हॉस्टाइल ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द टारगेट कंपनी। इसमें क्या करते हैं हम? इसमें हम सामने वाली कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास में जाते सीधा, कंपनी के मैनेजमेंट को कुछ नहीं बताया, कंपनी के मैनेजमेंट को आपने कुछ भी नहीं बताया, आप गए कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास में, मार्केट में गए और मार्केट में जाके आपने धीरे धीरे शेयर्स को एक्वायर करना शुरू कर दिया। और ये आपका जो एक्विजिशन है, इट इज हॉस्टाइल ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द टारगेट कंपनी, इज कॉल्ड एज व्हाट? हॉस्टाइल टेकओवर। जब आप इसके बारे में लिखेंगे तो आपको ये 2 सेंटेंस लिखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला क्या? इट विल बी विदाउट कंसेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ टारगेट कंपनी, उसका कोई कंसेंट आपने नहीं लिया, बराबर है। एंड दूसरी बात,
इट इज हॉस्टाइल ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ टारगेट कंपनी। एंड इसमें आप सामने वाली कंपनी के मैनेजमेंट से बात किए बिना उसके शेयर होल्डर्स के पास जाके शेयर्स एक्वायर करते हैं। ये बातें आपको यहां पे लिखनी जरूरी रहेगी। क्लियर है? तीसरा एक और, जिसे आप नाम देते हैं बेल आउट टेक ओवर। विच टेक ओवर? बेल आउट टेक ओवर, जमानत करवाना। बेल, जमानत करवाना। क्लियर है? सो हमें पता चला कि आपकी जो एक पर्टिकुलर कंपनी थी जिसे आपने नाम दिया था टारगेट कंपनी, हम इस कंपनी को एक्वायर करना चाहते थे, बराबर। लेकिन ये जो कंपनी है उस कंपनी ने ऑलरेडी किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर किसी बैंक से लोन लिया हुआ था। अगर मैं ये कंपनी को एक्वायर करने की बात करूं, इसके शेयर्स को एक्वायर करने की बात करूं, तो मेरे से पहला हक किसका आएगा? बैंक का आएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का आएगा, बराबर है। तो अगर एक्वायरर इज अ पर्सन और एनी कंपनी, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, अगर एक्वायरर इस कंपनी को एक्वायर करता है और ये एक्विजिशन करने के लिए ये इस कंपनी से, इस बैंक से, सॉरी, इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर बैंक से एनओसी लेके आता है इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए, तो इस पर्टिकुलर चीज को आप नाम देंगे बेल आउट टेक ओवर। ये पॉइंट समझ में आया? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द फ्रेंडली टेक ओवर एंड हॉस्टाइल टेक ओवर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द बेल आउट टेक ओवर। क्लियर है? तो आप इसको एलोबरेट करके आएंगे। वापस से कर लेते हैं। टाइप्स की बात की गई है। सबसे पहला आपका है फ्रेंडली टेक ओवर, दूसरा आपका है हॉस्टाइल टेक ओवर। फ्रेंडली का मतलब होता है कि अगर आप टारगेट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से जाके बात करते हैं, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में मैच करके अगर आप सामने वाली कंपनी को एक्वायर करते हैं, इसे नाम दिया जाएगा क्या? फ्रेंडली टेक ओवर। वहीं पे अगर आप हॉस्टाइल की बात करें तो इट इज हॉस्टाइल ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द टारगेट कंपनी, एंड सामने वाली कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कोई कंसेंट नहीं होता है, देने वाले भी नहीं है। हम मार्केट में जाते हैं, उस कंपनी के मार्केट में जो शेयर्स अवेलेबल हैं, हम वो शेयर्स को परचेज करके लेके आ जाते हैं। क्लियर है? और तीसरा बेल आउट टेक ओवर। बेल आउट टेक ओवर का मतलब क्या रहेगा? जब आप किसी कंपनी को एक्वायर करने के लिए किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक से एनओसी लेके आते हैं, वो बैंक या एफआई जिसने इस कंपनी को, इस बैंक ने इस कंपनी को कभी लोन दिया होगा और वो लोन अभी तक ये कंपनी ने चुकाया नहीं है, तो उससे अगर एनओसी लेके आप इस कंपनी को एक्वायर करने की बात करें तो इसे नाम दिया जाएगा बेल आउट टेक ओवर। इज दिस पॉइंट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो टेक ओवर होता है वो आपकी दो टाइप की कंपनीज का होता है, दो कैटेगरी की कंपनीज का होता है, बराबर है। एक आपकी जो कैटेगरी होगी इसे आप नाम देते हैं क्लोजली हेल्ड कंपनी। विच कंपनी? क्लोजली हेल्ड कंपनी। या फिर इसी पर्टिकुलर कैटेगरी में आप एक और कंपनी को डाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। विच कंपनी? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, या फिर आपकी प्राइवेट कंपनी, बराबर है। तो अगर ये पर्टिकुलर कैटेगरी की कंपनी अगर रही और अगर आपको इस कंपनी को टेक ओवर करना है, तो ये कंपनी को टेक ओवर करने के लिए आपको सेक्शन नंबर 395, विच वन? सेक्शन नंबर 395 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 को फॉलो करना पड़ेगा। 1956 या 2013 नया एक्ट आ चुका है? यस, नया एक्ट आ चुका है, लेकिन अभी तक ये पर्पस के लिए जो नया एक्ट है वो आपका नोटिफाई नहीं हुआ है। एटलीस्ट आईसीएसआई के हिसाब से नोटिफाई नहीं हुआ है, आपके सिलेबस में वो चीज नहीं है, बराबर है। तो जब तक वो चीज नहीं आती, हम पुराने एक्ट के हिसाब से इस चीज को क्या करेंगे? कवर करेंगे। क्लियर है? डन। दूसरा, हो सकता है कि आपकी जो कंपनी है टारगेट कंपनी, आपकी जो टारगेट कंपनी है दैट इज लिस्टेड
पब्लिक कंपनी, एक पब्लिक कंपनी है जो कि लिस्टेड है। कौन सी है? लिस्टेड है। तो सर अगर आप एक ऐसी कंपनी की बात कर रहे हैं जो कि एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो सबसे पहली बात आपको फॉलो करना पड़ेगा सेक्शन नंबर 395, नो डाउट। क्यों भाई साहब? कंपनी है, कोई भी कंपनी है, किसी भी कंपनी के लिए आपको कंपनीज एक्ट तो फॉलो करना ही पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है। गेटिंग द पॉइंट? यहां पे भी कंपनी थी, यहां पे भी कंपनी थी, नॉर्मल कंपनी थी, लिस्टेड कंपनी नहीं थी, आपको सिर्फ सेक्शन 395 फॉलो करना पड़ा था। लेकिन अगर आपकी कंपनी एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी रही तो ऐसे केस में इसके अलावा आपको फॉलो करना पड़ेगा लिस्टिंग एग्रीमेंट। क्या फॉलो करना पड़ेगा? लिस्टिंग एग्रीमेंट। सिंपल सी बात है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव में भी आपने सीबी के अंदर सारी चीजें पढ़ी हुई है कि आप सामने वाली कंपनी अगर लिस्टेड कंपनी है तो आप अपने लिस्टिंग को पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज में बनाए रखने के लिए क्या करेंगे? लिस्टिंग एग्रीमेंट को फॉलो करेंगे। अब यहां पे आप बात कर रहे हैं कि सामने वाली कंपनी के शेयर्स को एक्वायर किया जाएगा, ये होगा वो होगा, तो हो सकता है कि जो कंटिन्यूअस लिस्टिंग के कंडीशंस हैं वो ब्रीच हो जाए। अगर वो ब्रीच हो गए तो सामने वाली कंपनी अनलिस्टेड हो जाए, और अगर टारगेट कंपनी अनलिस्टेड हो जाए तो जो आपका पर्पस था सामने वाली कंपनी को एक्वायर करने का, शायद वही फेल हो जाए। तो मतलब क्या आएगा? बराबर है। तो आपको यहां पे फॉलो करना पड़ेगा क्या? लिस्टिंग एग्रीमेंट। एंड लिस्टिंग एग्रीमेंट में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पर्पस के लिए वो है आपका क्लॉज नंबर 40 कैपिटल ए। कौन सा क्लॉज है? क्लॉज नंबर 40 कैपिटल ए एंड क्लॉज नंबर 40 कैपिटल बी। ये दो क्लॉजेस हैं जो कि आपको सीरियसली फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप किसी लिस्टेड पब्लिक कंपनी को एज अ टारगेट कंपनी एक्वायर करने के बारे में सोच रहे हैं या टेक ओवर करने के बारे में सोच रहे हैं। तो बराबर है। नाउ द पॉइंट इज कि अगर मैं क्लॉज नंबर 40 बी की बात करूं, किसकी बात करूं? क्लॉज नंबर 40 बी की बात करूं, तो क्लॉज नंबर 40 बी आपसे कहता है एक और रिक्वायरमेंट, सेक्शन 390 फॉलो करना पड़ेगा, 395 पहली बात हो गई। दूसरी बात आपने बोला लिस्टिंग एग्रीमेंट आपको फॉलो करना पड़ेगा, और तीसरी बात क्लॉज नंबर 40 बी आपसे कहता है कि आपको फॉलो करना पड़ेगा सेबी SAST रेगुलेशन 2011। अगर कुछ लोगों को दिख नहीं रहा होगा, हम ये बाद में ऊपर लिख देंगे वापस से, ठीक है? क्या फॉलो करना पड़ेगा? सेबी SAST सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011 आपको फॉलो करना पड़ेगा। बराबर है। ये आपके लिए कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है अगर कंपनी टारगेट कंपनी लिस्टेड रही तो। इज दिस पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज क्लॉज नंबर 40A. Clause number 40A is about what? Minimum public share holding. लिस्टिंग एग्रीमेंट का क्लॉज नंबर 40A आपसे कहता है कि आपको कम से कम इतना मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रखना पड़ेगा। सो पब्लिक शेयर होल्डिंग मतलब ऑलरेडी आप एग्जीक्यूटिव में पढ़ चुके हैं, मतलब है कि आपके कंपनी ने अगर 100 शेयर्स मार्केट में इशू किए होंगे तो उसके इतने परसेंट शेयर्स आम आदमी के पास होने चाहिए। पब्लिक का मतलब क्या? आम आदमी के पास होने चाहिए, जनरल पब्लिक, मैंगो पीपल, बराबर है, उनके पास में ये शेयर्स होने चाहिए। ये आपको रिक्वायरमेंट यहां पे दी गई है, ठीक है? अब वो रिक्वायरमेंट कितनी है? कुछ केसेस में इट इज 25%, कुछ केसेस में इट इज 10%। आगे देखेंगे अपन इलोबरेट करके कि कब 25% है, कब 10% है, ठीक है? अब पॉइंट इज कि दिस इज व्हाट 25% एंड 10% डिपेंडिंग ऑन केस टू केस इज कॉल्ड एज मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग।
सामने वाली टारगेट कंपनी में इतने शेयर्स कम से कम हमेशा थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कंपनी, जब तक वो लिस्टेड रहना चाहती है, वो शेयर्स होने चाहिए किसके पास में? जनरल पब्लिक के पास में। बराबर है? अगर वैसा रहा तो आपकी कंपनी लिस्टेड रहेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कंपनी को डिलिस्ट कर दिया जाएगा बाय द रिस्पेक्टिव स्टॉक एक्सचेंज। बराबर? तो अगर टेक ओवर करते टाइम पे शेयर होल्डिंग, पब्लिक शेयर होल्डिंग इसके नीचे चली गई, आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, नए शेयर्स इश्यू करने पड़ सकते हैं, बोनस शेयर्स इश्यू करने पड़ सकते हैं, राइट इश्यू लाना पड़ सकता है, ताकि वापस से ये मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है वो क्या हो जाए? रीस्टोर हो जाए। ओके, ध्यान देंगे एक मिनट। यहां पे हमने कहा 25% एंड 10% इज व्हाट? मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। तो इस केस में बचा हुआ 75% एंड इस केस में बचा हुआ 90% इज कॉल्ड एज व्हाट? मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में लोग भूल जाते हैं। मैक्सिमम की जगह मिनिमम लिखते हैं, पब्लिक की जगह नॉन पब्लिक, नॉन पब्लिक की जगह पब्लिक। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% और 10% एज द केस में बी, एंड नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग मैक्सिमम इज 75%। अगर मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25 रहा तो, 90% अगर मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 10% रहा तो, डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज टू कंपनीज। इज दिस पॉइंट क्लियर? चलिए वापस से एक बार करते हैं। हमने कहा टेक ओवर दो कैटेगरीज की कंपनी का होता है। एक आपकी होती है क्लोजली हेल्ड कंपनी, ऑल्सो कॉल्ड एज, नहीं नॉट कॉल्ड एज, क्लोजली हेल्ड कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी या फिर कोई प्राइवेट कंपनी। अगर आपको ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स जो हैं वो मार्केट में फैले हुए नहीं है, ऐसी कंपनी जिसके जो शेयर्स हैं वो मार्केट में फैले हुए नहीं है, अगर उस कंपनी को आप एक्वायर करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 395 का जो प्रोसेस है, उसके जो प्रोविजंस हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपकी कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है, कौन सी कंपनी है? अगर आपकी कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है तो सबसे पहली बात सेक्शन 395 आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कंपनी एक कंपनी है और कंपनी के ऊपर तो कंपनीज एक्ट लगेगा ही लगेगा। बराबर? दूसरी बात आपको फॉलो करना पड़ेगा क्या? लिस्टिंग एग्रीमेंट। काहे सर? क्योंकि आपकी जो कंपनी है वो लिस्टेड कंपनी है। अगर लिस्टेड नहीं होती तो आपको ये फॉलो करना नहीं पड़ता। बराबर? दूसरी बात, चूंकि आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो क्लॉज नंबर 40B ने आपसे कहा है कि आपको फॉलो करना पड़ेगा सेबी SAST रेगुलेशन, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011, जिसमें कि आपको प्रोविजन दिया गया है कि अगर एक्वायरर ने ये काम किया तो आपको ये करना पड़ेगा। अगर पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट ऐसा करने जा रहा है तो उसको ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। टारगेट कंपनी को भी बोला गया है कि आपको भी क्या करना पड़ेगा? SST फॉलो करना पड़ेगा। तो जो SAST है, रेगुलेशंस जो हैं वो तीनों पे एप्लीकेबल होते हैं। टारगेट कंपनी पे एप्लीकेबल होगा, एक्वायरर पे एप्लीकेबल होगा, और एक्वायरर के साथ जो भी एसोसिएटेड है, इधर मर्चेंट बैंकर और आपका पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, बराबर, उन लोगों पे भी सेबी SAST रेगुलेशन जो है वो आपका अप्लाई होगा। क्लियर है? तो अगले चैप्टर में, अगले सेशन में हम देखेंगे कि SAST के रेगुलेशंस क्या क्या हैं।